नमस्कार विद्यार्थियों, वीजे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो बिल्कुल इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं शिक्षण उपागम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि यूनिट 5 चल रही है। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। हमने अनुदेशन के बारे में जाना, अनुदेशन क्या होता है, उसके बाद अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं क्या होती है, और उसमें पहली व्यूह रचना हमने पढ़ी थी क्या, उपागम, अप्रोचेस, टीचिंग अप्रोचेस। और उपागम में हमने 3 उपागम पढ़े। कितने उपागम पढ़े? 3 उपागम। नंबर 1 हर्बर्ट शिक्षण उपागम, नंबर 2 मॉरिसन शिक्षण उपागम, और नंबर 3 हंट शिक्षण उपागम। इतनी बात क्लियर है आपको? बिल्कुल इजी वे में रिलैक्स होकर के आपको समझते चले जाना है। तो हर्बर्ट शिक्षण उपागम, नंबर 2 मॉरिसन शिक्षण उपागम, और नंबर 3 हंट शिक्षण उपागम हम पढ़ चुके हैं। जो पहला हमने पढ़ा था कौन सा, हर्बर्ट शिक्षण उपागम। एक बार देखिएगा आप इधर, ठीक है, पहला हमने हर्बर्ट का पढ़ा था, हर्बर्ट शिक्षण उपागम। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की हर्बर्ट की भूमिका और कहाँ थी। पता होगा आपको कि हर्बर्ट ने 5 स्टेप सिस्टम, 5 पदीय प्रणाली का प्रतिपादन किया था। 5 पदीय प्रणाली किसकी? पाठ योजना की। तो हर्बर्ट जो है जनक माने जाते हैं किसके? पाठ योजना के। चूंकि हर्बर्ट का जिक्र आया है तो हर्बर्ट रिलेटेड है किससे? पाठ योजना से। तो पाठ योजना की थोड़ी सी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का क्या है भाई, प्रश्न तो कहीं से भी बन जाते हैं। तो पाठ योजना की यदि मैं बात करूँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेसन प्लान। पाठ योजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लेसन प्लान। किसे कहते हैं पाठ योजना? बिल्कुल आपने बीएड किया है, पाठ योजना बनाई होगी आपने। कब? जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में, जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आप बीएड कर रहे थे, तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए होंगे, और पढ़ाने से पहले आपने पाठ योजना बनाई होगी, लेसन प्लान बनाया होगा। किसे कहते हैं? पाठ योजना। ऐसी योजना जो एक कालांश के लिए बनाई जाती है, इसीलिए इसे कालांश योजना भी कहते हैं। एक कालांश के लिए जो योजना बनाई जाती है, पाठ योजना। आप अपने कालांश का समय रखते थे 30 मिनट, 35 मिनट, जितना भी समय होता था। ठीक है, पाठ योजना। इतना आपको पता होना चाहिए कि पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार उठा था गेस्टाल्टवादियों के मस्तिष्क में। किसके मस्तिष्क में? गेस्टाल्टवादियों के मस्तिष्क में विचार उठा। उनके अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान किया किसने? हर्बर्ट ने। गेस्टाल्टवादियों के अमूर्त विचार को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? हर्बर्ट ने। 5 पदीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने। इसलिए पाठ योजना के जनक कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट। जनक कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट। छोटी सी चर्चा है, ये हमें करनी है पाठ योजना की। ठीक है, देखिए इधर, ऐसी योजना जो एक कालांश के लिए निर्मित की जाती है। किसके लिए? एक कालांश के लिए, एक कालांश के लिए, एक पीरियड के लिए। ठीक है, पीरियड्स होते हैं। एक कालांश के लिए निर्मित की जाती है, क्या कहलाती है? पाठ योजना कहलाती है। इसे कालांश योजना या प्रकरण की योजना भी कहते हैं। प्रकरण, टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक का चयन किया जाता है पाठ योजना में कि आज आप इस कालांश में बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो कालांश या प्रकरण की योजना भी कहा जाता है। क्लियर है? पाठ योजना का विचार गेस्टाल्टवादियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले पाठ योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? गेस्टाल्टवादियों ने प्रस्तुत किया था। गेस्टाल्टवादियों के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लेना। ठीक है, अधिगम में एक गेस्टाल्ट सिद्धांत भी आप पढ़ते हैं, तो गेस्टाल्टवादियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गेस्टाल्टवादियों के अमूर्त विचार को हर्बर्ट ने, किसने? हर्बर्ट ने मूर्त रूप प्रदान किया। सर्वप्रथम हर्बर्ट, जिनका पूरा नाम, हर्बर्ट का पूरा नाम ध्यान रखना बच्चों, आप गलत नाम ध्यान रख लेते हैं। आप हर्बर्ट स्पेंसर ध्यान रखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। इनका पूरा नाम क्या है? J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट यानी जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। ठीक है, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट ने पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली प्रस्तुत की, इसीलिए हर्बर्ट को पाठ योजना का जनक माना जाता है। सिंपल बात।
अरे याद भी हो गई होगी ये बात तो आपको बेटा, सिंपल है। ऐसी योजना जो एक कालांश के लिए, एक पीरियड के लिए निर्मित की जाती है उसे क्या कहते हैं? पाठ योजना कहते हैं। इसे हम कालांश या प्रकरण की योजना, ठीक है, प्रकरण की योजना भी कहते हैं। तो पाठ योजना का सबसे पहले विचार किसके मस्तिष्क में उठा? गेस्टाल्टवादियों के। लेकिन उनके अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रस्तुत किसने किया? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट जिनका पूरा नाम क्या है? जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, ठीक है। इन्होंने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रस्तुत की, इसलिए हर्बर्ट को पाठ योजना का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इतनी सी चर्चा आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना और आप ध्यान रख लेना कि इनकी पंचपदीय प्रणाली में 5 पद कौन कौन से हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? पंचपदीय प्रणाली में 5 पद कौन कौन से हैं? देखिए इधर, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली, 5 स्टेप सिस्टम। मूल पद, हम बात कर रहे हैं मूल पदों की। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, एज इट इज़ याद रख लेना, एज इट इज़, ठीक है, अलग से ये टॉपिक नहीं है आपके, सिंपल चर्चा ध्यान रखनी है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, सामान्यीकरण, इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है। नंबर 1 याद करते चले जाओ हाथों हाथ। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 क्या है? व्यवस्था, नंबर 4 है तुलना और नंबर 5 है सामान्यीकरण। मूल पद ये थे, लेकिन मूल पद में क्या किया गया? संशोधन किया गया, ठीक है। इन्हें मूल पद में क्या किया गया? संशोधन। तो बेटा आपको संशोधित पद भी पता होने चाहिए। संशोधित पद क्या है? देखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। अलग क्या जोड़ा है लास्ट में? ये अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। मूल पद क्या थे अपने? मूल पद की मैं बात करूं, मूल पद क्या थे बेटा? क्या थे मूल पद? नंबर 1 क्या था? प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 व्यवस्था, नंबर 4 तुलना और नंबर 5 सामान्यीकरण। ये मूल पद थे ना। संशोधित पद ये हैं, देखो पहला वही है प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, ठीक है, नंबर 3 पर तुलना ले लिया, यानी इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तुलना आ गया, फिर सामान्यीकरण आ गया और जोड़ किसको दिया? अनुप्रयोग को। किसको जोड़ दिया? अनुप्रयोग। आप ऐसे के ऐसे पद ध्यान रख लेना, संशोधित पद, ठीक है। मूल पद पहले ध्यान रखना, मूल पद नंबर क्या है? सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है। प्रस्तावना, जब आप क्लास में एंटर होते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो प्रस्तावना प्रश्न पूछते थे ना। प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए आज के टॉपिक पर आ जाते थे। प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं क्या प्रस्तावना प्रश्न? पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न आप पूछते थे और उसके द्वारा कहाँ पर आ जाते थे? टॉपिक पर आ जाते थे। फिर उस टॉपिक का क्या होता था? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रस्तुतिकरण किया जाता था, पूरे मैटर की व्यवस्था की जाती थी, तुलना और फिर सामान्यीकरण, ठीक है। ये मूल पद है, लेकिन संशोधित पद आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल मूल पद और संशोधित। मूल पद प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, सामान्यीकरण, जबकि संशोधित पद क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। इतनी बात क्लियर है? किसने बताए थे ये? हर्बर्ट ने, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, ठीक है। किसके द्वारा बताए गए? हर्बर्ट के द्वारा बताए गए। यहां तक की बात क्लियर? अब देखिए, ये जो पद थे तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में, ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में एससी मॉरिसन और बीएस ब्लूम के द्वारा क्या किया गया? संशोधन किया गया। मॉरिसन और बीएस ब्लूम के द्वारा क्या किया गया? संशोधन किया गया। अब पहले हम बात करेंगे मॉरिसन की कि मॉरिसन ने क्या क्या संशोधन किए। देखिए इधर, मॉरिसन ने व्यवस्था के स्थान पर किसको रखा? शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री को। सिंपली ध्यान रखना, सिंपली ध्यान रखना, बात समझ में आ रही होगी आपको। हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किया था। पहले मूल पद बताए, फिर संशोधित पद बताए। तो हर्बर्ट के जो 5 पद थे उसमें मॉरिसन और बीएस ब्लूम के द्वारा क्या किया गया? संशोधन किया गया। मॉरिसन ने व्यवस्था के स्थान पर किसको रखा? शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री को रखा। तुलना के स्थान पर, किसके स्थान पर?
तुलना के स्थान पर बोध प्रश्न व पुनरावृत्ति प्रश्नों को रखा। बोध प्रश्न कह दो या पुनरावृत्ति प्रश्न कह दो, और अंतिम पद के रूप में गृह कार्य को रखा। मॉरिसन की इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मॉरिसन के द्वारा क्या चेंजेस किए गए? मॉरिसन ने व्यवस्था के स्थान पर, किसके स्थान पर? व्यवस्था, तीसरे नंबर पर था व्यवस्था। व्यवस्था के स्थान पर शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री को रखा। तुलना के स्थान पर बोध प्रश्न या कह दो पुनरावृत्ति प्रश्नों को रखा, और अंतिम पद के रूप में किसको रखा? गृह कार्य को रखा, ठीक है। और बीएस ब्लूम ने, ब्लूम का नाम बिल्कुल आपने सुना होगा, ब्लूम, बीएस ब्लूम, डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को जोड़ा। किसको? शिक्षण उद्देश्यों को। काफी फेमस चर्चा है ये। ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम आपने सुना होगा। काफी फेमस चर्चा है कि बीएस ब्लूम के द्वारा किसको जोड़ा गया? शिक्षण उद्देश्यों को जोड़ा गया। चूंकि ये काफी फेमस चर्चा है बीएस ब्लूम की, चूंकि ये काफी फेमस चर्चा है, इसलिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी जाननी चाहिए, ठीक है। वैसे तो कई बार आप पढ़ चुके होंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो क्यों ना आप एक बार और निकल जाओ। किससे? ब्लूम टैक्सोनॉमी से। ब्लूम की बात आई है, ब्लूम ने किसको जोड़ा? शिक्षण उद्देश्यों को जोड़ा। तो बेटा ध्यान देना, मॉरिसन की बात है तो मॉरिसन का ध्यान रखना कि इन्होंने व्यवस्था के स्थान पर शिक्षण विधि और सहायक सामग्री को जोड़ा, तुलना के स्थान पर बोध प्रश्न कह दो या पुनरावृत्ति प्रश्नों को जोड़ा, और अंतिम पद के रूप में गृह कार्य को जोड़ा, ठीक है। ब्लूम की बात है तो ब्लूम ने किसको जोड़ा था? शिक्षण उद्देश्यों को जोड़ा। तो ब्लूम की बात आ गई है, शिक्षण उद्देश्यों की बात आ गई है, तो क्यों ना पढ़ ली जाए क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी शब्द कहां से लिया गया है बेटा? बायोलॉजी से। बायोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स का वर्गीकरण, ठीक है। टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है। टैक्सोनॉमी शब्द कहां से लिया गया? जीव विज्ञान से लिया गया, ठीक है। बायोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स का वर्गीकरण करने के लिए टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज किया जाता था। तो टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है। तो बीएस ब्लूम ने कब? 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, बीएस ब्लूम की पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बीएस ब्लूम की पुस्तक का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कई बार पढ़े होंगे आपने, ठीक है। कितने भागों में बांटा? तो सिंपली ध्यान रखना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का वर्ड कहाँ से लिया गया? बायोलॉजी से लिया गया है। और टैक्सोनॉमी अर्थ का क्या, शब्द का क्या अर्थ होता है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बीएस ब्लूम ने 1956 में अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कह दो या साइकोमोटर। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव या साइकोमोटर, ठीक है। ज्ञानात्मक की यदि हम बात करें तो ज्ञानात्मक के भी 6 पार्ट बताए हैं, भावात्मक को भी, ठीक है। भावात्मक की भी व्याख्या की गई, इसके भी 6 पार्ट बताए हैं, और क्रियात्मक के भी 6 पार्ट बताए गए हैं। ज्ञानात्मक की हम बात करें तो ज्ञानात्मक के 6 पार्ट किसने बताए? ठीक है, 1956 किसने बताए? बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम। और भावात्मक के 1964 में किसने? करथवाल। और क्रियात्मक के 1969 में किसने? सिम्पसन ने बताए। इतनी बात ध्यान रखने की है बेटा, क्योंकि पिन पॉइंटेड पढ़ा रही हूँ, और जो सिलेबस में नहीं है कई बार वो कुछ बातें हमें जानना जरूरी होता है, उनको जानने से आप कतई पीछे नहीं हटें। ये कॉमन चर्चा है, एक तरह से जीके है, जनरल नॉलेज है, जो आपको आनी चाहिए। क्लियर? तो ज्ञानात्मक 1956 बीएस ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किया गया। भावात्मक 1964 करथवाल के द्वारा किया गया। क्रियात्मक 1969 सिम्पसन के द्वारा किया गया। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये शिक्षण के ये 3 पक्ष किसने बताए, तो बेटा बीएस ब्लूम ने बताए हैं।
बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब बात आती है कि ज्ञानात्मक के जो 6 प्रकार बताए वो कब बताए गए? 1956 में किसके द्वारा बताए गए? बीएस ब्लूम के द्वारा ही बताए गए। भावात्मक के 6 प्रकार कब बताए गए? 1964 में किसने बताए? करथवाल ने बताए। और क्रियात्मक पक्ष के 6 प्रकार 1969 में किसके द्वारा बताए गए? सिम्पसन के द्वारा बताए गए। क्लियर? इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ज्ञानात्मक पक्ष को जानना। कौन से पक्ष को जानना? ज्ञानात्मक पक्ष को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो पक्ष सभी जान लीजिए एक बार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा पक्ष है बेटा? ज्ञानात्मक पक्ष है। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे हम। यस, देखिए ज्ञानात्मक पक्ष की हम बात कर रहे हैं। कौन से पक्ष की? ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। ज्ञानात्मक पक्ष शिक्षण के उद्देश्य। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ाई था कि 1956 में किसने बताए थे? बीएस ब्लूम ने। तो बीएस ब्लूम ने तो ये प्रकार बताई है, एनसीईआरटी के द्वारा भी बताए गए हैं बेटा। इसके अलावा आरसीईएम के द्वारा भी बताए गए हैं ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य। याद रखना है आपको। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य बीएस ब्लूम ने क्या बताए हैं? नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 अवबोध, नंबर 3 अनुप्रयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक, ज्ञान, ज्ञान ग्रहण करना, अवबोध, उसे अच्छे से समझना, धारण करना, अनुप्रयोग, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना, विश्लेषण, खंडों में विभक्त करके पढ़ना, संश्लेषण, उसका सारांश, समरी, समीक्षा करना और लास्ट में क्या है? मूल्यांकन। ये किसने बताए थे? बीएस ब्लूम ने। एनसीईआरटी द्वारा बताए गए उद्देश्य क्या है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। कुछ याद आ रहा होगा आपको? जब आप पाठ योजना बनाते थे तो पाठ योजना में कौन से लिखते थे उद्देश्य? अरे बीएस ब्लूम का वर्गीकरण लिखते थे बेटा, या एनसीईआरटी का लिखते थे, या आरसीईएम का लिखते थे? बता सकते हैं आप कि जब आपने पाठ योजना बनाई, जब आपने बीएड किया, आपने उद्देश्य लिखे होंगे। स्टार्टिंग में उद्देश्य लिखे जाते हैं। किसके उद्देश्य आपने लिखे थे? बिल्कुल एनसीईआरटी, ये लिखे थे। पहले आरसीईएम के भी देख लीजिए, इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग। यानी इन तीनों को जोड़कर वहाँ क्या बना दिया? सृजनात्मकता। ठीक है, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति के लिए वहाँ वर्ड क्या यूज कर लिया? सृजनात्मकता। बात क्लियर है? पहले देखिए, ज्ञान, अवबोध ये सबसे निम्न स्तर के हैं, अनुप्रयोग, विश्लेषण मध्य स्तर हो गए, संश्लेषण, मूल्यांकन उच्च स्तर हो गए। ठीक है, उच्च स्तर हो गए। इनको हम इनपुट प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञान, अवबोध ना, टीचर ज्ञान प्रदान करता है, बच्चों को समझाता है, फिर प्रक्रिया में क्या होता है? उस ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति क्या है? आउटपुट। बच्चा जब सीख जाता है तो बच्चा क्या परिणाम दे रहा है, क्या कर रहा है, आउटपुट में आ जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो बीएड में बिल्कुल हम जो है उद्देश्य लिखते थे, है ना? आप उद्देश्य लिखते थे कि सबसे पहले आपने क्या लिखा? ज्ञान। ज्ञान के आगे क्या लिखते थे? विद्यार्थी प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, क्रियासूचक शब्द जो थे वो वहां आते थे। ऐसा कर सकेंगे, वैसा कर सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, चित्र बना सकेंगे, चार्ट बना सकेंगे, ऐसा लिखते थे ना आप? बिल्कुल ऐसा लिखते थे। तो हम जो बीएड में यूज करते हैं उद्देश्य, वो कौन से उद्देश्य यूज करते हैं? एनसीईआरटी वाले उद्देश्य यूज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और आरसीईएम, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा ज्ञानात्मक पक्ष की बात चल रही है और ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य बीएस ब्लूम के भी द्वारा बताए गए हैं, एनसीईआरटी के द्वारा बताए गए हैं और आरसीईएम के द्वारा बताए गए हैं। पाठ योजना के अंतर्गत कॉलेजेस में जो उद्देश्य यूज किए जाते हैं वो एनसीईआरटी वाले यूज किए जाते हैं। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो क्यों ना हम ये भी जान लें
कि ज्ञान की जो क्रियाएं या क्रियासूचक शब्द होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे ज्ञान में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। जब बच्चा अवबोध कर लेगा तो क्या कर सकेगा, जब बच्चा ज्ञानोपयोग कर लेगा तो क्या कर सकेगा, ठीक है, वो भी हम जान लेते। इतनी चर्चा आपके समझ में आ गई होगी बिना किसी कंफ्यूजन के, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं हम बेटा। मैंने कहा ना कॉलेजेस में एनसीईआरटी के उद्देश्य यूज होते हैं, तो पहला क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान की जो कार्य सूचक क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ब्स जो है वो क्या है, प्रत्यय स्मरण कह दो या पुनः स्मरण। विद्यार्थी पुनः स्मरण कर सकेगा। अगर बच्चे ने ज्ञान ग्रहण कर लिया तो वो पुनः स्मरण कर सकेगा। अच्छा, इसका आंसर ये है। परिभाषा, ऐसी कैसी परिभाषा दे सकेगा, नाम बताना, प्रत्याभिज्ञान कह दो या पहचान, पहचान कर सकेगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, पहचान कर सकेगा। तो ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या जाता है, प्रत्यय स्मरण कह दो या पुनः स्मरण करना, परिभाषा दे सकेगा, किसी जगह का नाम बता सकेगा, ठीक है, प्रत्याभिज्ञान या पहचान कर सकेगा। ये एक्शन वर्ब्स किसके अंतर्गत आती हैं, ज्ञान के अंतर्गत। थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, सिंपली याद रख लेना। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं बोध कह दो या अवबोध। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। अवबोध करना, धारण करना। जब बच्चा बोध कर लेता है तो वो अंतर कर सकता है, दो तथ्यों के बीच अंतर कर सकता है, वो तुलना कर सकता है, वो स्पष्टीकरण कर सकता है। स्पष्ट करना यानी व्याख्या, व्याख्या करना। और व्याख्या करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उदाहरण देना। उदाहरण देना, उदाहरण देने से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। उदाहरण देना, विश्लेषण करना, त्रुटि का पता लगाना, वर्गीकरण करना, सारांश देना, अपने शब्दों में बताना। ये सारी एक्शन वर्ब्स किसके अंतर्गत आती है, बोध के अंतर्गत। जब बच्चा बोध कर लेता है, ठीक है, जब बच्चा अवबोध कर लेता है तो वो दो तथ्यों के बीच, दो वस्तुओं के बीच अंतर करना सीख जाता है। अंतर करना, तुलना करना, स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्टीकरण, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, उदाहरण देना, विश्लेषण करना, त्रुटि का पता लगाना, वर्गीकरण करना, सारांश देना, अपने शब्दों में बताना। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, बोध के अंतर्गत। क्लियर। अब आ जाइए ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ज्ञान का प्रयोग करना। प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में क्या करना, प्रयोग करना। सिंपल है, याद रखने की आवश्यकता नहीं, शब्द से पता लग जाएगा। नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। त्रुटि का पता लगाकर समाधान करना। यहाँ केवल त्रुटि का पता लगाना आ रहा है, लेकिन यहाँ तो त्रुटि का पता लगाकर क्या होगा, ज्ञान अप्लाई होगा और उसका क्या होगा, समाधान होगा। प्रदर्शन करना, खोजना, भविष्यवाणी करना, ये सब किस में आएंगे बेटा, ज्ञानोपयोग में। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में क्या करना, प्रयोग करना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, और त्रुटि का पता लगाकर उसका क्या करना, समाधान करना। प्रदर्शन करना, खोजना, भविष्यवाणी करना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ज्ञानोपयोग। कितने उद्देश्य हो गए, 3 उद्देश्य। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है हमारा, कौशल। कौशल, उपकरणों को व्यवस्थित करना, उपकरणों को व्यवस्थित करना। ठीक है, सारणी बनाना, चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल आदि बनाना, ये सब कौशल में आ जाएगा, स्किल में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी उपकरण हैं उनको मैनेज करना, व्यवस्थित करना, सारणी बनाना, चित्र बनाना, चार्ट बनाना, मानचित्र, मॉडल बनाना, ये सब किस में आ जाएंगे, कौशल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अभिरुचि, एप्टीट्यूड। अभिरुचि, जिज्ञासा विकसित करना, महान विद्वानों की जीवनियाँ पढ़ना, क्योंकि अंदर से अभिरुचि होगी तो महान विद्वानों की जीवनियाँ पढ़ना। ठीक है, नवीन साहित्य पढ़ना, पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन करना, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य निकटता आना, ये सब किस में आ जाएगा, अभिरुचि में। अभिरुचि, एप्टीट्यूड। ठीक है, अंदर से पढ़ने की इच्छा जागृत होती है तो ये जिज्ञासा विकसित होना, महान विद्वानों की जीवनियाँ पढ़ना, नवीन साहित्य पढ़ना, पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन करना, और अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य निकटता आना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अभिवृत्ति, एटीट्यूड, नजरिया। धनात्मक या कह दो सकारात्मक, आशावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है,
धनात्मक, आशावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये हुई एक्शन वर्ब, यानी बीएस ब्लूम ने 3 पक्षों की बात की थी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं बेटा। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण बीएस ब्लूम के द्वारा भी किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा भी किया गया और आरसीईएम के द्वारा भी किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मान्य है एनसीईआरटी द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वो। तो एनसीईआरटी ने जो उद्देश्य बताए हैं उसकी एक्शन वर्ब्स क्या क्या होती हैं ये चर्चा भी हम कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर। तो ज्ञानात्मक पक्ष हमारा कंप्लीट हुआ। अब बचते हैं कौन से पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक। इनको नॉर्मल वे में देखना है हमें। तो चलो देख लेते हैं हम कौन से पक्ष को, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में कौन कौन से उद्देश्य आ जाते हैं। ठीक है, भावात्मक में कौन कौन से 1964 में वर्गीकरण हुआ था ये। नंबर 1 आग्रहण कह दो या अनुकरण, नंबर 2 अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्था या संगठन, चारित्रीकरण। इसी तरह से याद रखना है भावात्मक। जैसे सिंपल मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँ अगर, तो मान लीजिए कि आप टीचर बन गए हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा बड़ा शैतान है, शैतानी करता रहता है, ना खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है। तो आपने ये सोचा कि इस बच्चे में सुधार लाना है, लेकिन आप एक समझदार शिक्षक हैं, आपको मनोविज्ञान का ज्ञान है। पूरी क्लास के सामने यदि आप उसे डांटोगे तो उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए आपने उसे क्या किया, अलग से अपने ऑफिस में उस बच्चे को बुलाया और उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप शैतानी करते हो, ना खुद पढ़ते हो ना दूसरों को पढ़ने देते हो। आपका नुकसान होता है, दूसरों का नुकसान होता है, जबकि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। बड़े भावात्मक तरीके से आपने उसे समझाया, तो उसने आपकी बात को क्या किया, ग्रहण कर लिया, आग्रहण। ठीक है, आग्रहण कर लिया। ठीक है, ग्रहण कर लिया। फिर उसने ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छा क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया, अनुक्रिया की यस। क्योंकि बच्चे को जब अलग से पूरी क्लास में यदि आप प्यार से भी समझाओगे ना बच्चे को, तो उसे लगेगा उसकी इंसल्ट उसको फील होगी कि मेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ। अगर बच्चे में हकीकत में हम अंदर से सुधार चाहते हैं, उसे अलग से बात करें, उसे अलग से समझाएं, तो वो केवल आप पर फोकस करेगा, आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। तो उस बच्चे ने आपकी बात को क्या किया, ग्रहण किया और रेस्पॉन्स, अच्छा रेस्पॉन्स दिया। फिर वो घर गया और घर जाकर के और सोचा कि यस टीचर ने मुझे क्या क्या बोला। आपकी बात को उसने वैल्यू दी कि जो भी बोला टीचर ने सही बोला। उसने आपकी बात को वैल्यू दी, उस पर पूरी तरह से क्या किया, विचार किया और फिर अपने सारे मैटर को पढ़ाई करना शुरू किया। अपने सारे मैटर को पूरी तरह से संगठित किया, जो होमवर्क था वो किया, जो याद करने के लिए दिया गया था वो किया, संगठित किया। इट मीन्स उसके क्या हो गया, चरित्रीकरण हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, उसके चरित्र में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ये सिंपल मैंने एक उदाहरण दिया था ताकि आपको याद रह सके कि जब आपने इस बच्चे को प्यार से समझाया तो उसने क्या किया, आग्रहण किया। जब उसने ग्रहण किया तो उसने बहुत अच्छा क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया, अनुक्रिया। घर गया तो उसने आपकी बात को वैल्यू दी, अनुमूल्यन, वैल्यू दी, पूरी तरह से और विचारने लगा और फिर अपने सारे मैटर को, सारी स्टडी को क्या किया, व्यवस्थित किया। इट मीन्स क्या हो गया, चारित्रीकरण हो गया। तो इसी तरह से आप भावात्मक पक्ष को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। यही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं जानना है, और कुछ भी नहीं जानना है। क्लियर। चलो एक और पक्ष बचा है हमारा, कौन सा पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। कौन सा, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक यानी अंदर से परिवर्तन आ गया। अब आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में नंबर 1 है उद्दीपन, फिर है कार्य करना, फिर है नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। यहाँ भी एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं। मान लीजिए बच्चे के सामने उद्दीपन है, क्या बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन उसने देखा कि दूसरे वाले बच्चे को या उसके साथी को साइकिल चलाना आता है। ठीक है, तो उसको देखकर उसके मन में क्या हुई, हलचल। उद्दीपन वही चीज होती है जिसको देखकर बच्चे के अंदर हलचल होती है, उद्दीपन क्रिएट हो जाता है बच्चे के अंदर कि यस मुझे भी ऐसा करना है। ठीक है, जस्ट अगर हम बात करें बेटा, एक शब्द होता है उद्दीपक, ठीक है, और एक शब्द होता है उद्दीपन। उद्दीपक और उद्दीपन। उद्दीपक तो जैसे बच्चे ने देखा कि
उसका साथी साइकिल चला रहा है, वो क्या है? उद्दीपक। उसको देखकर उसके अंदर क्या हुई? हलचल कि मुझे भी ऐसा करना है। क्या क्रिएट हुआ? उद्दीपन। उद्दीपक को देखकर स्वयं के अंदर होने वाली हलचल को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो बच्चे के अंदर उद्दीपन क्रिएट हो गया कि मुझे साइकिल सीखनी है। फिर उसने कार्य करना शुरू किया। उसने बार बार साइकिल चलाई, बार बार चलाने की कोशिश की, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, बार बार। लेकिन जब इधर उधर गिर रहा था तो उसने पूरी तरह से कंट्रोल किया, नियंत्रण किया पूरी तरह से कि नहीं, गिरना नहीं है, नहीं मुझे सीखना है। कैसे भी करके समायोजन किया, कोऑर्डिनेशन बैठाया कि बिल्कुल हैंडल कैसे पकड़ा जाता है और कैसे सारी चीज़ें की जाती है। कोऑर्डिनेशन बैठाया और अभ्यास किया, बार बार ऐसा किया तो साइकिल चलाने में क्या आ गई? स्वाभाविकता आ गई, स्वाभाविकरण होने लगा कि यस, इसे तो साइकिल चलाना आता है। और अब साइकिल चलाना उसकी क्या बन गई? आदत बन गई। आदत का क्या हो गया? निर्माण हो गया। आदत का क्या हो गया? निर्माण। ठीक है, दूसरे साथी को साइकिल चलाता देख उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? उद्दीपन। जब उद्दीपन उत्पन्न हुआ तो उसने भी साइकिल चलाना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया। गिरने लगा तो उसने नियंत्रण किया, सारी चीज़ों में समायोजन बैठाया। और जब ऐसा किया तो स्वाभाविकरण आ गया, वो खुद अच्छे से साइकिल चलाने लगा और साइकिल चलाना उसकी क्या बन गई? आदत बन गई। आदत का क्या हो गया? निर्माण हो गया। यहाँ तक की बेटा बात समझ में आ गई। पाठ योजना से शुरुआत की थी हमने, पाठ योजना से शुरुआत की थी। पाठ योजना हर्बर्ट पर आए। हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली दी थी। पंचपदीय प्रणाली में मॉरिसन ने चेंजेस किए, बीएस ब्लूम ने चेंजेस किए। जब बीएस ब्लूम की बात आई तो बीएस ब्लूम से हम शैक्षिक उद्देश्यों पर आ गए। शैक्षिक उद्देश्यों पर आ गए तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों की चर्चा भी हमने कर ली। इतना सा कर लो मैटर को, इतना नहीं होता। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से जानो, समझो, सुनो तो इतना सा मैटर हो जाता है। ठीक, अगर आप चाहें तो मैं एक बार आज का पढ़ाया हुआ तुरंत वापस रिवाइज कर देती हूँ। देखिए इधर, ये देखिए, पाठ योजना से शुरुआत की थी। किसे कहते हैं पाठ योजना? पाठ योजना किसे कहते हैं पता होना चाहिए। जो एक कालांश के लिए बनाई जाती है वो पाठ योजना कहलाती है। इसे हम कालांश योजना या प्रकरण की योजना भी कहते हैं। तो पाठ योजना का सबसे पहले विचार गेस्टाल्टवादियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। उनके अमूर्त विचार को मूर्त रूप किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। हर्बर्ट का पूरा नाम क्या था? जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। और हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली प्रस्तुत की। इसीलिए किसको, हर्बर्ट को पाठ योजना का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। पंचपदीय प्रणाली में 5 पद, मूल पद कौन से थे? नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 व्यवस्था, नंबर 4 तुलना और नंबर 5 सामान्यीकरण। ठीक है, मूल पद के बाद क्या आ गए थे? संशोधित पद। नंबर 1 प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। ये कौन से? संशोधित पद। तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में मॉरिसन के द्वारा और बीएस ब्लूम के द्वारा क्या किया गया? संशोधन किया गया। मॉरिसन की अगर हम बात करें तो मॉरिसन ने व्यवस्था के स्थान पर किसको रखा? शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री को रखा। तुलना के स्थान पर किसको रखा? बोध प्रश्न कह दो या पुनरावृत्ति प्रश्नों को रखा। और अंतिम पद के रूप में गृह कार्य को रखा। ब्लूम की बात आ गई तो ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? शिक्षण उद्देश्यों को। तो ब्लूम की बात आ गई, शिक्षण उद्देश्यों की बात आ गई तो हम आ गए ब्लूम टैक्सोनॉमी पर। ब्लूम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी शब्द कहाँ से लिया गया है? जीव विज्ञान से लिया गया है, बायोलॉजी से लिया गया है। और टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन अर्थ होता है, वर्गीकरण अर्थ होता है। तो बीएस ब्लूम ने 1956 में अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? 1956 में किसने किया? बीएस ब्लूम ने। भावात्मक का 1964 में करथवाल ने और क्रियात्मक का 1969 में सिम्पसन ने। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा हम करेंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य किस किस ने बताए हैं? बीएस ब्लूम ने बताए हैं, एनसीईआरटी ने बताए हैं और आरसीईएम ने बताए हैं। पता होना चाहिए कि बीएस ब्लूम ने कौन कौन से बताए हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये किसने बताए हैं? बीएस ब्लूम ने। एनसीईआरटी ने ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। ये किसने बताए हैं? एनसीईआरटी ने बताए हैं। आरसीएम ने ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और सृजनात्मकता। ठीक है, ये किसने बताए हैं? आरसीईएम ने। अब हम जानेंगे कि एनसीईआरटी के द्वारा जो उद्देश्य, इनके एक्शन वर्ब्स क्या क्या है। एक्शन वर्ब्स क्या क्या है ये आपने पढ़ी है बेटा। ज्ञान की हम बात करें तो ज्ञान में क्या क्या आ जाएगा? प्रत्यस्मरण कह दो या पुनर्स्मरण, परिभाषा देना, नाम बताना, प्रत्याभिज्ञान करना आदि।
बोध जब कर लोगे तो अंतर करना, तुलना करना, स्पष्ट करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, विश्लेषण करना, त्रुटि का पता लगाना, वर्गीकरण करना, सारांश देना, अपने शब्दों में बताना आदि। ज्ञानोपयोग, ज्ञान का प्रयोग करना, प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, त्रुटि का पता लगाकर समाधान करना, प्रदर्शन करना, खोजना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, इसके बाद कौशल में क्या क्या आ जाएगा? उपकरणों को व्यवस्थित करना, सारणी बनाना, चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल आदि बनाना। अभिरुचि में क्या क्या आ जाएगा? जिज्ञासा विकसित करना होना, महान विद्वानों की जीवनियाँ पढ़ना, नवीन साहित्य पढ़ना, पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन करना, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य निकटता आना। अभिवृत्ति धनात्मक कह दो या सकारात्मक, आशावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना। क्लियर? फिर आपको भावात्मक पक्ष के उद्देश्य ध्यान रख लेने, मैंने जो उदाहरण दिया उसके अनुरूप ध्यान रख लेना। सबसे पहले आग्रहण, आपकी बात को क्या दिया? रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। फिर उसको क्या दी? मूल्य, वैल्यू दी, अनुमूल्यन। विचारना, व्यवस्था, चारित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष की हम बात करें तो सबसे पहले उद्दीपन क्रिएट हुआ तो कार्य किया, नियंत्रण किया, समायोजन किया, स्वाभाविकरण आ गया और आदत का क्या हो गया? निर्माण। आदत का क्या हो गया? निर्माण। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम पाठ योजना से लेकर ब्लूम टैक्सोनॉमी तक की चर्चा कर चुके हैं। तो इतनी चर्चा को आप अच्छे से आत्मसात करें। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.